तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो एनएसए लगाया गया वो हजम नहीं हो रहा था। कि आपको किसी ने थप्पड़ से मारा तो फिर उसको आप आर्म्स एक्ट नहीं लगा सकते। यदि थप्पड़ मारा तो थप्पड़ का लगेगा, मारा थप्पड़ से आप कह रहे हैं कि आर्म्स एक्ट लगा दी, जहाँ बंदूक का कुछ ये नहीं है तो तालमेल नहीं बैठेगा। ठीक उसी तरीके से उसके ऊपर इल्ज़ाम था भ्रमकारी का, तो एनएसए का कोई सवाल नहीं था। एक ही मामले पर अलग अलग राज्य में अलग अलग केस हुआ, बिहार में अलग केस हुए और तमिलनाडु में अलग केस हुए। राहत भरी खबर मनीष कश्यप के लिए है कि उनको अब पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। उनको बोला गया कि जेल में ही रहेंगे वो जब तक कि वो फैसला हाई कोर्ट से हो न जाए। चूँकि वो एनएसए लग जाने के बाद पुलिस को सकती है जब चाहे तो अपने पास वो रख सकती है। जो एनएसए हटने की पूरी आसार है कि एनएसए हट जाएगा और इनका केस एक जगह मर्ज हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। मनीष कश्यप का क्या हुआ, कुछ अपडेट है या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। हमें जो जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से यह जानकारी मिली है कि आखिर आपने मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगाया। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शिवनंदन भारती, जो कि जाने माने हाईकोर्ट के वकील हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि सर अभी जिस तरह से एनएसए के बारे में हो रहा है ये क्या है और मतलब क्यों तमिलनाडु पुलिस ने देखिए, इस पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो कानूनी दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है सो कुछ अनियमितता बरती गई है जिसकी उम्मीद थी। तो ऐसे परिस्थिति में तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो एनएसए लगाया गया वो हजम नहीं हो रहा था किसी को, क्योंकि वो आधार, जिस आधार पर जो केस है उसके आधार पर आप कैसे कह सकते हैं कि ये राष्ट्र की सुरक्षा की खतरा है या राज्य की सुरक्षा की खतरा है। वो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। इस दोनों बातों के बीच में जो है सो तालमेल नहीं है। तो अभी इस पूरे प्रकरण में एक बात सामने आई कि भाई इसमें जो है जो ये कोई व्यक्ति पर ये इल्ज़ाम है कि उसने कुछ भ्रामक खबर फैलाई। तो ये भ्रामक खबर जो फैली है वो फर्स्ट वीडियो मारता हुआ जो है क्या जो हीनियस टाइप का था, क्या इनके द्वारा दिया गया? तो आंसर इज नो। वो किसी अन्य व्यक्ति ने, पुलिस को वहाँ तक जाना चाहिए था कि आखिर जो वो वीडियो है, और कुछ आंशिक सत्यता भी थी जो बाद में समझ में आया कि वो जो फोटो जिस पे तमिलनाडु के मुख्यालय के द्वारा भी ये बात बताया गया कि वो जो हिंसक जो मारता हुआ जो काटता हुआ जो फोटो था उसमें एक बिहार और झारखंड के दो लोगों के बीच की झगड़ा की बात थी जिसमें वो रोड पर वो रिकॉर्ड भी हुआ था। वहाँ के बाद एक भ्रमकारी खबर फैलना शुरू हुआ कि बिहारियों और उत्तर बिहारियों को मारा जा रहा है इत्यादि, जिसको लेकर इतने वो खबर संवेदनशील था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उस पर संज्ञान लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि इसकी जांच कमेटी बैठेगी। उसके बाद ये मामला होते होते वो जंगल में आग की तरफ फैलने लगा और जितने भी हिंदुस्तान के प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, जैसे हिंदुस्तान हुआ, दैनिक भास्कर हुआ, अमर उजाला हुआ, ये प्रिंट मीडिया की बात करें तो और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आज तक से लेके हर खबर पर उस चीज़ की चलने लगी। बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा भी हुआ। तो इत्यादि के बाद एक पोस्ट उसी चीज़ को कुछ लोगों ने कहा कि गलत है, कुछ लोगों का दावा था कि ये खबर सही है। ये दोनों खबर सही और गलत का जो है सो कुछ लोगों ने अपना पक्ष रखा कि ये सही खबर हो सकती है, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं बिल्कुल भ्रम है, गलत है, जो सरकार की तरफ से खंडन भी आने लगा इत्यादि। उसी दौर में इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आपने भ्रामक खबर फैलाने में सहयोग किया। तो ये एलिगेशन जो लगाया गया तो हो गया। तो इसमें फिर ये उसके लिए अलग है कि यदि भारतीय जो पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड, उसमें हर कार्य के लिए व्यक्ति को अलग अलग सजा का। यदि आपको किसी ने थप्पड़ से मारा तो फिर उसको आप आर्म्स एक्ट नहीं लगा सकते। यदि थप्पड़ मारा तो थप्पड़ का लगेगा, मारा थप्पड़ से आप कह रहे हैं कि आर्म्स एक्ट लगा दी, जहाँ बंदूक का कुछ ये नहीं है तो तालमेल नहीं बैठेगा। ठीक उसी तरीके से यदि उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम था भ्रमकारी का, तो एनएसए का कोई सवाल नहीं था। इसी बात को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है सो अपील फाइल किया गया दो बातों को। पहला चीज़ ये था कि अलग अलग एक ही मामले पर अलग अलग राज्य में अलग अलग केस हुआ, बिहार में अलग केस हुए और तमिलनाडु में अलग केस हुए। तो इस ऐसे परिस्थिति में कानून ये कहता है कि एक व्यक्ति पर यदि बहुत सारे केसेस हों एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेके, तो अब लोग कहता है कि मैं ट्रायल को फेस करूंगा और इसको एक जगह मर्ज कर दिया जाए। तो एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था। उसी दौरान वहाँ पर एनएसए भी लगे। जब ये मामला पेंडिंग था माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, तब तक एनएसए भी लगा दिया गया। तो जब ये मामला अभी बहस के लिए गया तो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया कि सभी केसों को ये कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा और वो बहुत पॉजिटिवली, क्योंकि वो कानूनी है तो वो कर भी रहे थे।
इसी दौरान एनएसए की बात आई, तो एनएसए तो चूंकि वो पिटीशन में उसका जिक्र था नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसको आप रिकॉर्ड पर लाइए। और इधर से सरकार से पूछा गया कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो वकील थे वो कपिल सिब्बल साहब, तो उनसे पूछा गया कि आप किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि ये जो है सो जेन्युइन है। एनएसए लगा देना, उसका कोई तर्क दीजिएगा, कोई आधार बताइएगा, ये तो आधार विहीन बातें लग रही है। तो वो एक चूँकि उस दिन के कड़े तेवर के साथ उन्होंने पूछा आप कि ये कैसे हजम नहीं हो रहा है कि आपने एनएसए लगाया है, तो उस पर सरकार अपना बोली कि मैं पक्ष रखूँगा। तो अगले तारीख को जब है, संभवतः 28 तारीख को इस पर पुनः फिर से सुनवाई होगी, और जब ये सुनवाई होगी तो पता चल जाएगा कि इसमें जो है सो क्या होता है। लेकिन अभी के दृष्टिकोण से अभी राहत बड़ी खबर मनीष कश्यप के लिए है कि उनको अब पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जाएगा। उनको बोला गया कि जेल में ही रहेंगे वो, जब तक कि वो फैसला हाई कोर्ट से हो न जाए। चूँकि वो एनएसए लग जाने के बाद पुलिस को सकती है जब चाहे तो अपने पास वो रख सकती है, तो उसको उसमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे परिस्थिति में वो जो है एनएसए हटने की पूरी आसार है कि एनएसए हट जाएगा और इनका केस एक जगह मर्ज हो जाएगा। तो उनको तमिलनाडु और बिहार का जो आना जाना, चूँकि भाषा में अंतर है, बहुत सारी समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और अगले तिथि पर उम्मीद कर सकते हैं, जिस हिसाब से कोर्ट का रुख था उससे एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि बहुत जल्दी एनएसए इस केस से हट जाएंगे। बेल होने की भी संभावना है? बेल वो अलग चीज़ है, बेल का अभी मामला चल ही नहीं रहा है। अभी मामला दो ही बात का चल रहा है। बहुत लोग ये समझना पड़ेगा लोगों को टेक्निकल टर्म कि अभी बेल का मांग ही नहीं वहाँ पर किया जा रहा है। अभी वहाँ पर हो रहा है कि आप सभी केस को बिहार में ट्रांसफ़र कीजिए और इनका एनएसए हटाइए। ये जब हट जाएगा तब बात किया जाएगा कि बेल का। तो बेल के रिगार्डिंग जब कभी भी बात होगा तो वो निचली अदालत से शुरू होता है। सर क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा? देखिए, वो शुरुआत से मैंने कहा था कि वो सब प्रक्रियाएं होते होते हाई कोर्ट तक, चूँकि और भी बहुत सारे केसेस हो गए हैं, 1 दर्जन के आसपास केस उनके ऊपर हुआ है, तो सभी केसों में बेल लेते लेते 6 महीना से 8 महीने का वक्त इनको लग जाएगा। कौन कौन से केसेस उन पे लगे हुए हैं? वो तो सभी लोग जानते हैं कि 153 का ए है, 153 का बी है, उसके बाद 468 है, 471 है, इत्यादि धाराओं के अंतर्गत जो है सो इन 120 बी भी है, और भी कुछ धाराएं हैं जिसके अंतर्गत एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुआ। यानी कि बेल वगैरह लेते हुए 1 साल करीबन 1 साल एक एवरेज टाइम है। अब ऐसा नहीं कि 1 साल लग ही जाएगा, मैंने आज 6 से 8 महीने का वक्त, तो उसमें से बहुत सारा चीज़ बीत भी गया है, बहुत प्रक्रियाएं आगे भी बढ़ी है बिल के रिगार्डिंग। लेकिन अभी प्राइमरी फोकस जो लोगों का है कि इसमें कि एनएसए हटे और केस को, सारे केस को ट्रांसफ़र करके पटना कर दिया जाए, बस यही मामला चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मनीष कश्यप और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है उनके लिए कि एनएसए होने की हटने की संभावनाएं भी जताई जा रही है, और हो सके 1 साल लगे उनकी बेल भी लगने के लिए। चलिए, हम अपडेट होने के लिए हमेशा सर के पास आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।